वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आज हम लोग प्रत्यास्थता पढ़ेंगे। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्यास्थता होता क्या है। प्रत्यास्थता होता क्या है? प्रत्यास्थता क्या है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के अंदर जो अणु होते हैं उन अणुओं के बीच में एक बल कार्य करता है, अंतराण्विक बल कहते हैं। वो बल बाहर जो बल लगाया, बाहर से जो उस पर बल लगाया जाता है उस बल का विरोध करता है। तो ये जो बल अणुओं के द्वारा जो बाह्य बल का विरोध किया जाता है, इस बल को कहते हैं प्रतिबल। और हर वस्तु में एक प्रतिबल होता है, बाह्य बल का विरोध करने के लिए उसके अंदर एक प्रतिबल कार्य करता है। अब बाह्य बल जब लगाते हैं तो उस वस्तु के अंदर, उस वस्तु में बाह्य बल लगाने पर उस वस्तु के आकार में थोड़ा परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन का विरोध करने के लिए अंतराण्विक बल उत्पन्न होगा। वो बल बाह्य बल का विरोध करेगा। तो बल लगाने के बाद उस वस्तु के आकार में परिवर्तन होगा और वापस बल को हटा लेने के बाद वो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर ले, पूर्व अवस्था में अगर आ जाए तो इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो प्रत्यास्थता की एक सीमा होती है, बल लगाने की एक निश्चित सीमा होती है। खैर, प्रत्यास्थता, तो प्रत्यास्थता, इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। और जिस पदार्थ में ये गुण होता है उस पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे बल लगाते हैं तो स्प्रिंग में भाई उसके आकार में परिवर्तन आता है और बल हटा लेने पर स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसलिए स्प्रिंग को कहेंगे कि ये पूर्ण प्रत्यास्थ है और स्प्रिंग का ये गुण वापस अपना प्रारंभिक आकार ग्रहण करने का गुण प्रत्यास्थता कहलाता है कि स्प्रिंग के अंदर ये प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। अब प्रतिबल, प्रतिबल क्या है? जब किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं तो उस बाह्य बल का विरोध करने के लिए उस वस्तु के अंदर से एक बल कार्य करता है जो बाह्य बल का विरोध करता है, उसके आकार को परिवर्तित होने नहीं देना चाहता वो बल। तो उस बल को, जो बाह्य बल का विरोध करता है, उस बल को प्रतिबल कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल का विरोध, वस्तु के अंदर एक बल उत्पन्न होता है जो उस बल का विरोध करता है। इस विरोधी बल को ही प्रतिबल कहा जाता है। प्रतिबल, अब प्रतिबल कई प्रकार का होता है। एक होगा प्रतिबल, दो प्रकार का होगा, अभिलंब प्रतिबल और दूसरा होगा स्पर्शी प्रतिबल। स्पर्शीय प्रतिबल, पहला ये, और अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शीय प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, अब अभिलंब प्रतिबल के दो भाग होंगे, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल और एक आयतनिक प्रतिबल। इसके दो भाग होंगे। और दूसरा आयतन प्रतिबल।
स्पर्शी प्रतिबल का होता है स्पर्शी प्रतिबल का कर्तन प्रतिबल, इसी को स्पर्शी प्रतिबल को ही कर्तन प्रतिबल कहते हैं। स्पर्शी प्रतिबल को कर्तन। अभिलंब प्रतिबल जो होता है वो किसी वस्तु की सतह के लंबवत यह बल लगाया जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत वो बल लगाया जाता है तो वो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगाए गए बल के परिणाम स्वरूप उसके अंदर से जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ये दो प्रकार से होगा। किसी वस्तु को या तो उस बल के कारण या तो वो वस्तु उसकी लंबाई बढ़ने की प्रवृत्ति होगी या तो उस वस्तु की लंबाई घटने की प्रवृत्ति होगी। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में दो प्रकार से होगा, एक तनन प्रतिबल, एक संपीड़न प्रतिबल। तनन प्रतिबल होता है अगर वस्तु में बल लगाया जाए, उसके सतह के लंबवत बल लगाया जाए और उस बल के कारण वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने की प्रवृत्ति हो तो उस बल के कारण अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे तनन प्रतिबल होता है। मतलब इस बल के कारण वस्तु में एक बल के कारण वस्तु में तनाव उत्पन्न हो और तनाव के कारण वस्तु की लंबाई बढ़ जाए तो उसके परिणाम स्वरूप जो उसके अंदर प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको तनन प्रतिबल कहेंगे। संपीड़न प्रतिबल, तनन प्रतिबल में जैसे मान लीजिए एक ये वस्तु है, इसमें इसके सतह के लंबवत एक बल इधर को लग रहा है और एक बल इधर को लग रहा है तो इसके कारण ये वस्तु में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी जिसके कारण ये तनन प्रतिबल कहलाएगा। और संपीड़न प्रतिबल, किसी वस्तु में बल इसको दबाने की प्रवृत्ति होगी, इसको संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। ये तनन, ये संपीड़न। आयतन प्रतिबल में वस्तु के सभी सतहों पर बल लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप अंदर से उसकी सभी सतहों पर जो बल लगाया जाता है उसके विरोध के लिए एक बल कार्य करता है तो वो होगा आयतन प्रतिबल। उसके सभी सारे चारों तरफ से उसमें बल लगाया जाता है। जैसे अगर कोई गोलाकार अगर वस्तु है इसमें चारों तरफ से बल लगेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो इसके अंदर से जो होगा बल जो क्रिएट होगा वो आयतन प्रतिबल कहलाएगा। अब कर्तन प्रतिबल होता है जब किसी वस्तु की सतह की सतह पर स्पर्शी अवस्था में बल लगे तो उसके आयतन में जो एक परिवर्तन की प्रवृत्ति आती है उस परिवर्तन का विरोध करने के लिए एकांक आयतन में उत्पन्न बल ये कर्तन प्रतिबल कहलाता है। इसके लिए जैसे कोई एक पिंड है, अगर इस दिशा में बल लग रहा या इस दिशा में बल लग रहा
इस प्रकार से। तो अब इसमें विरूपण कैसे आएगा? अगर यहाँ पे बल लग रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से विरूपित होगा। ये डी डैश और सी डैश की कंडीशन होगी, इस प्रकार से विरूपित होगा। तो इस बल के कारण एकांक आयतन में एक बल कार्यरत होगा जो इस स्पर्शी बल का विरोध करेगा, तो वो स्पर्शी प्रतिबल या कर्तन प्रतिबल कहलाता है। अब प्रतिबल तीव्रता। अब प्रतिबल तीव्रता। प्रतिबल तीव्रता क्या होता है? किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो वो बल और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रतिबल तीव्रता P बराबर F बाई ए, प्रतिबल तीव्रता P बराबर F बाई ए, मतलब जो बाह्य बल होता है, बाह्य बल में उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा उसे प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। प्रतिबल तीव्रता के लिए जैसे कोई एक क्षण है, क्षण है, इसको यहां से काट दिया जाए, यहां से अगर काट दिया जाए क्षण को, तो काटने के बाद ये जो एरिया प्राप्त होगा इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्रतिबल तीव्रता होती है लगाया गया बल F, लगाया गया बल F होता है, यानी F क्या है? F बराबर लगाया गया बल, A है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और P है प्रतिबल तीव्रता। प्रतिबल तीव्रता, तो प्रतिबल तीव्रता P बराबर हो जाएगा F अपान A। F है जो इधर जो बल लगाया जा रहा है वो संपीड़न हो या तनन हो, और A होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो P बराबर F बाई A, किसी बाह्य बल में क्रॉस सेक्शन एरिया से भाग देने पर प्रतिबल तीव्रता प्राप्त होती है, F बाई A, P बराबर F बाई A, प्रतिबल तीव्रता। अब प्रतिबल की इकाई। एसआई पद्धति में इसकी इकाई पास्कल होती है, पास्कल, और पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, 1
न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये पास्कल की इकाई, प्रतिबल की इकाई हो गई। अब विकृति, स्ट्रेन, विकृति क्या होती है? जब किसी वस्तु में बल लगाया जाता है तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन आता है। तो वो जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन बटे उसका मूल आकार, परिवर्तन और मूल आकार का जो अनुपात है, यानी परिवर्तन बटे उसका मूल आकार, ये विकृति होगी। विकृति को ई से डिनोट किया जाता है, ई से इसको डिनोट किया जाता है। यानी विकृति बराबर होगा विकृति ई बराबर होगा आकार में परिवर्तन बटे मूल आकार या प्रारंभिक आकार, मूल आकार। अब विकृति तीन प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा कर्तन विकृति, तीसरा आयतनिक विकृति। पहला अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो, तो इस स्थिति में उसमें जो विकृति उत्पन्न होगी उसको अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। यानी अनुदैर्ध्य विकृति को हम ई बराबर कहेंगे। अगर इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हुआ तो एल डेल्टा एल अपान एल। कर्तन विकृति, कर्तन विकृति को निकालेंगे जैसे ए बी सी डी, इस पर एक बल लग रहा है, इधर की ओर एक बल एफ लग रहा है, तो इसके आकार में परिवर्तन होगा और परिवर्तित होकर ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये डी बिंदु डी से शिफ्ट होकर डी डैश हो जाएगा और सी बिंदु सी से शिफ्ट होकर सी डैश हो जाएगा। तो इसकी विकृति क्या होगी? विकृति क्या हो जाएगी? कर्तन विकृति तब क्या होगी? कर्तन विकृति होगी ये इतना डी डैश, यहाँ सी डैश विकृति हुई, पहले ए बी थी, पहले बी सी भुजा इतनी थी, बीसी भुजा इतनी थी। अब उसमें विकृति आ गई, बी सी ना होकर सी और सी डैश की विकृति आ गई।
तो इसकी विकृति हो जाएगी सी सी डैश अपान बी सी, और यहां पर हो जाएगा डी डी डैश अपान डी ए, डी डी डैश अपान डी ए। और इतने की विकृति हुई, ये अगर विकृत होकर ये इसमें परिवर्तन होकर यहाँ पे थीटा डिग्री का जो है कोण बन रहा है, ये थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखा जाए कि ये जो सेक्शन, जो विकृति के बाद नया जो सेक्शन बना है, ये सेक्शन एक और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, तो ये आधार हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होती है और ये आधार हो जाएगी, ये लंब, ये आधार, ये आधार और ये लंब हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो विकृतियाँ होंगी ये दोनों साइड में ये बराबर ही रहेगी, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की है। तो फिर ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण होगा डी डैश डी ए, डी डैश डी ए बराबर सी डैश नहीं सॉरी ये होगा, हाँ ये तो डी डैश होगा, ये एंगल बनेगा डी ए डी डैश, डी ए डी डैश, और ये एंगल बनेगा सी बी सी डैश, सी बी सी डैश। अब ये जो थीटा है ये क्या बनेगा, यहाँ लंब बटे आधार, अगर ये लंब बटे आधार है, डी ए डी डैश को, ये तो थीटा है, ये दोनों थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और ये बराबर होगा ये थीटा। तो सी सी बटे बी सी क्या है, सी सी लंब बटे बी सी क्या है, आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, इसलिए ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा कर्तन विकृति बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब आयतन विकृति, आयतनिक विकृति, ये है तीसरा नंबर है आयतनिक विकृति। आयतनिक विकृति, जब किसी वस्तु पर उसमें उसकी सारी सतहों पर बल लगा हो और उसके बाद उस बल के परिणाम स्वरूप उसके अंदर पूरे आयतन में विकृति हो रही हो, तो उस विकृति को आयतन विकृति कहेंगे। और आयतन विकृति को जो बल के परिणाम स्वरूप जो आयतन में विकृति हुई, उस आयतन विकृति को कहेंगे डेल्टा वी, और पूरे आयतन को, ये आयतन विकृति है, डेल्टा वी क्या है, ये आयतन विकृति है, ऐसे डेल्टा वी है आयतन विकृति, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, और v है आयतन, वस्तु का आयतन। तो आयतन विकृति, आयतनिक विकृति
ई हो जाएगी डेल्टा वी अपान वी। आयतन विकृति हो जाएगी आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन, प्रारंभिक आयतन। आयतन विकृति होगी डेल्टा वी अपान वी।